चिंटू कोई 12 साल का मासूम लड़का नहीं था। अगर वो वीडियो गेम नहीं खेल रहा होता तो वो अपनी 7 साल की बहन को डरा रहा होता था। हर प्रैंक जो वो रानी पे करता था वो पिछले से भी ज्यादा भयानक होती थी। एक बार उसने रानी से कहा कि किसी ने मॉम का खून कर दिया और किचन में केचप छिड़क दिया फर्श पे, रानी को यकीन दिलाने के लिए। रानी तब तक रोई जब तक उसने मॉम को नहीं देख लिया। चिंटू की वजह से रानी मानसिक रूप से अस्थिर होने लगी थी। रानी अक्सर मॉम को बताती थी उसके कमरे में भूत हैं और रात को वो आवाजें सुनती है। चिंटू उस पर खुश होता था, ये सोच के कि उसने रानी को अंदर से कितना तोड़ दिया है। लेकिन फिर भी चिंटू के लिए यह काफी नहीं था। वो रानी को हर संभव तरीके से चोट पहुंचाना चाहता था। उस रात चिंटू को नींद नहीं आ रही थी। उसने कोशिश की पर कोई फायदा नहीं। वो बेड पे लेटे बोर हो रहा था। बाहर बारिश हो रही थी। तभी तेज बिजली चमकी और चिंटू के शैतानी दिमाग में एक आइडिया आ गया। वो मुस्कुराया क्योंकि वो जानता था अब उसे क्या करना है। उसने रानी को रोते हुए मॉम के रूम में जाते हुए सुना। यही मौका था। वो चुपके से निकला और रानी के कमरे में घुस गया। उसने रानी के कमरे को अपनी शातिर नजरों से देखा। उसके दिमाग में कई आइडिया आ रहे थे। तभी उसने कबोर्ड की ओर देखा। चिंटू कबोर्ड में घुस गया और इंतजार करने लगा। उसने सोचा जब उसकी छोटी बहन वापस कमरे में आएगी तो वो फुसफुसाएगा और भूतिया आवाजें निकाल के उसे डराएगा। और जब वो डर से कांप रही होगी तो वो चिल्लाते हुए कपबोर्ड से निकलेगा। रानी की इससे डर के मारे जान निकल जाएगी, उसने सोचा और शैतानी मुस्कान उसके चेहरे पे आने लगी। काफी देर वेट करने के बाद वो उम्मीद छोड़ के जाने ही वाला था कि तभी मॉम ने रूम का दरवाजा खोला। रानी भी उनके साथ थी। चिंटू चुपचाप कबोर्ड के थोड़े से खुले दरवाजे से झांक रहा था जबकि मॉम रानी को प्यार से बेड पे लिटा के कमरे से चली गई। यही मौका है, उसने सोचा। अब मैं रानी को डरा सकता हूं। रानी, चिंटू ने भूतिया आवाज में बोला। रानी ने कोई जवाब नहीं दिया। रानी, वो फिर बोला पर कुछ नहीं। मैं कबोर्ड में हूं, आओ मेरे साथ खेलो रानी, उसने कहा। आज रात नहीं फ्रेडी, रानी ने धीरे से जवाब दिया। चिंटू असमंजस में पड़ गया। रानी नींद में बात कर रही है शायद, उसने सोचा। रानी जागो, मैं कब। चिंटू के पीछे एक हाथ बाहर निकला। उसने चिंटू को अंदर अंधेरे में खींच लिया और बड़े हाथों से उसने उसके मुंह को दबा दिया। उसने कहा ना कि आज रात नहीं। ये सच है, मेरी बेटी की आवाज नहीं गूंजी। वो 4 साल का था जब मैंने ये नोटिस किया। हम सिटी पार्क में खेल रहे थे। घर आते वक्त रास्ते में एक टनल पड़ता है। मुझे टनल में जोर से बोलना और फिर आवाज की गूंज सुनना बहुत अच्छा लगता है। तो मैं चिल्लाया,
हेलो बड़ा बड़ा बा। मेरी आवाज गूंजती सुन के मेरा बेटा बहुत खुश हुआ। फिर मेरा बेटा चिल्लाया तो उसकी आवाज नहीं गूंजी। मैंने अपनी वाइफ की ओर देखा पर शायद उसने नोटिस नहीं किया। कम ऑन बेटा, जोर से फिर ट्राई करो, मैंने उससे कहा। तो वो फिर जोर से चिल्लाया पर कुछ नहीं, आवाज नहीं गूंजी। मुझे थोड़ा अजीब लगा पर फिर हम घर आ गए। उस रात मेरी वाइफ ने खुद को बाथरूम में घंटों बंद रखा। मैं बाहर से सुन सकता था कि वो अंदर रो रही थी। मैंने अंदर जाने की कोशिश की पर उसने बाथरूम का दरवाजा नहीं खोला। कुछ साल बीत गए। मेरा बेटा घर में ही पढ़ाई करता था। क्योंकि मेरी वाइफ खुद एक टीचर थी, मैंने इसका ऑब्जेक्शन भी नहीं किया। दूसरे बच्चे मेरे बेटे को परेशान कर सकते हैं, मैंने सोचा। मेरे बेटे के कोई दोस्त नहीं है। मेरी वाइफ बेटे को लेकर थोड़ी प्रोटेक्टिव है, तो मेरे बेटे के हम दोनों ही दोस्त हैं। वो हमारा इकलौता बेटा है और हम उसे बहुत प्यार करते हैं। बात सिर्फ आवाज गूंजने की ही नहीं है, बल्कि एक रात जब मैं उसे पढ़ा रहा था तो मैं उसे अपनी उंगलियों की परछाई से दीवार पे आकृतियां बना के दिखाने लगा। मैंने कई जानवरों की आकृति बनाई। मेरे बेटे को यह बड़ा फनी लगा। वो भी ट्राई करना चाहता था। मैंने उसकी उंगलियां पकड़ के उसे परछाई से कुत्ता बनाना सिखाया, पर मैं हैरान रह गया। कुछ भी नहीं, मेरे बेटे की परछाई थी ही नहीं। ये बड़ा अजीब था। मैंने बाथरूम का दरवाजा खटखटाया। मेरी वाइफ फिर बाथरूम के अंदर थी। मैं उसे ये बात बताना चाहता था। वो कुछ दिनों से रोज बाथरूम के अंदर रो रही थी। फिर कुछ देर बाद वहां एकदम शांति हो गई। मैंने उसे आवाज लगाई, ये पूछने के लिए कि सब ठीक है, पर कोई जवाब नहीं आया। मैं जाके स्क्रू ड्राइवर ले आया और दरवाजे के हिंजेस को निकालने लगा। कुछ देर में मैंने दरवाजे को निकाल दिया। जब मैं बाथरूम के अंदर घुसा तो मेरी वाइफ बाथटब में लेटी थी। बाथटब का पानी उसके खून से लाल पड़ा था। उसने अपने हाथों की नस काट ली थी। वहां कागज का एक टुकड़ा था जिसमें कुछ लिखा था, माई डियर हस्बैंड, मुझे माफ कर देना। मैं इस झूठ की जिंदगी को और नहीं जी सकती। हमारा बेटा मर चुका है। वो कैंसर से मर गया था जब वो 2 साल का था। हमारे डॉक्टर ने कहा था कि टाइम के साथ तुम इस सदमे से बाहर आ जाओगे और ये सब खत्म हो जाएगा, पर ऐसा कभी नहीं हुआ। तुम अभी भी मानते हो कि हमारा बेटा जिंदा है। रोज मेरी आत्मा दुखती है जब मुझे तुम्हारे लिए ये झूठ जीना पड़ता है कि हमारा बेटा जिंदा है। मैं अब और ये बर्दाश्त नहीं कर सकती। आई एम सॉरी। मुझे पता नहीं वो हर मंगलवार कहाँ जाता है। जब मैंने उससे पूछा तो उसने कोई जवाब नहीं दिया। शायद उसकी कोई गर्लफ्रेंड होगी जिसके बारे में वो मुझे बताना नहीं चाहता हो, मैंने सोचा। पर समय के साथ ये मुझे काफी अजीब लगने लगा कि वो केवल मंगलवार को ही उससे मिलने जाता है, और वो भी 1 घंटे के लिए। कहीं वो कोई ड्रग्स वगैरह के चक्कर में तो नहीं पड़ गया। वो हमेशा से पार्टीज करने वाला रहा है और अक्सर मुसीबत मोल ले लेता है। मैं उससे साफ बात करना चाहता था। आखिर हम 5 साल से रूममेट हैं और हमें एक दूसरे से कोई सीक्रेट नहीं रखना चाहिए। पर हर बार जब मैंने उससे पूछने की हिम्मत की तो मैं डर गया। हो सकता है कि
इससे वो सोचे कि मैं अच्छा दोस्त नहीं हूं। मैंने बिना कुछ बोले कई बार उससे नाराज दिखाने की कोशिश की, पर ऐसा लगता है कि वो मुझे नोटिस ही नहीं कर रहा। फिर मैंने फैसला किया कि इस बार मैं उसका पीछा करूंगा। आज मंगलवार है और वो रूम से निकल गया। मैं जल्दी और चुपचाप उसका पीछा करने लगा। वो सड़क पे मेरे आगे जा रहा है। लगभग 10 मिनट चलने के बाद मैंने देखा वो एक हनुमान मंदिर में घुस गया। मैं रुका और खुद पे हंसने लगा। मैं भी कितना बेवकूफ हूं, क्या क्या सोच रहा था। पर उसको मुझे बता देना चाहिए था कि वो मंदिर जाता है। इसमें ऐसा क्या है? मुझे एहसास हुआ कि मैं ओवर रिएक्ट कर रहा था और वापस फ्लैट की ओर मुड़ गया। घर आके मैं खाना बनाने में लग गया। 1 घंटे के आसपास हो चुका था, तभी वो वापस आ गया। पर शायद कोई दोस्त भी है उसके साथ। मैं किचन में खड़ा कुकर में दाल बना रहा था। वो दोनों रूम में बैठे कुछ बातें कर रहे थे। मैंने ध्यान से सुनने की कोशिश की। बताओ ना, तुम पंडित जी को कुछ हफ्ते पहले क्या बता रहे थे? मेरे रूममेट ने 2 महीने पहले आत्महत्या कर ली थी, पर मुझे लगता है वो अभी भी यहाँ है।